दोस्तों उड़ीसा में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आने वाले टाइम में इंडिया के सेमीकंडक्टर मैप को ही बदल देगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है। क्या वहाँ सिर्फ कुछ नए फैक्ट्रीज खुल रही हैं या फिर गेम उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। आज हम सिर्फ अनाउंसमेंट्स की बात नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि आखिर उड़ीसा किस बड़ी स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है और चाहे आप इंडिया के किसी भी हिस्से में रहते हो, आपको इस पर ध्यान क्यों देना चाहिए। इस पूरी स्ट्रेटजी को समझने के लिए एक सबसे कोर कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, इकोसिस्टम। एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने किसी स्टेट में एक बहुत बड़ी अल्ट्रा मॉडर्न कार फैक्ट्री लगा दी, लेकिन अगर उस कार के टायर्स, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, लॉजिस्टिक्स और स्किल्स वर्कर्स सब आपको 1000 किलोमीटर दूर से लाने पड़ रहे हैं, तो वहाँ फैक्ट्री तो बन गई लेकिन इकोसिस्टम नहीं बना। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी बिल्कुल यही रूल अप्लाई होता है। इनफैक्ट दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री को उठाकर देख लो, यही रूल अप्लाई होगा। एक फैब या चिप फैक्ट्री को एफिशिएंटली चलाने के लिए उसके आसपास सप्लायर्स और सपोर्टिंग बिजनेसेस का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जरूरी होता है। चिप डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग, मशीन्स, स्पेशलिटी केमिकल्स और इंडस्ट्रियल गैसेस तक इस पूरी चेन को एक साथ डेवलप करना पड़ता है और यही सब मिलकर एक इकोसिस्टम को जन्म देते हैं। जब ये नेटवर्क बनना शुरू होता है तो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसे हम इकोसिस्टम का फ्लाई व्हील कहते हैं। एक मेजर सेमीकंडक्टर प्लांट लगता है तो वो नेचुरल सी बात है कि अपने सप्लायर्स को अट्रैक्ट करता है। जब सप्लायर्स अपना बेस बनाते हैं तो लोकल इकोनॉमी में नई जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं। इन जॉब से एक स्किल्ड टैलेंट पूल बनता है और जब किसी जगह पर टैलेंट मिलने लगता है तो वहाँ R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। R&D और टैलेंट के इस कॉम्बिनेशन को देखकर फिर नई कंपनीज वहाँ आने लगती हैं, जिससे वो इकोसिस्टम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यही मल्टीप्लायर इफेक्ट लोकल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट और बिजनेसेस का इम्पैक्ट कई गुना बढ़ा देता है। और दोस्तों इस इकोसिस्टम का फायदा सिर्फ जॉब्स और इन्वेस्टमेंट तक लिमिटेड नहीं होता। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे नॉलेज स्पिल ओवर कहते हैं। जब एक ही रीजन में अलग अलग कंपनीज, उनके इंजीनियर्स, मटेरियल सप्लायर्स और रिसर्चर्स आस पास काम करते हैं तो नॉलेज और एक्सपीरियंस भी बहुत फास्टर रेट पर सर्कुलेट होता है। एक कंपनी का एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर कल किसी दूसरी कंपनी में जा सकता है या अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकता है। इसी नॉलेज स्पिल ओवर से एक इकोसिस्टम टाइम के साथ नेचुरली और भी ज्यादा पावरफुल होता चला जाता है। ये कोई थ्योरेटिकल आइडिया नहीं है, यह कॉन्सेप्ट एक्चुअली दुनिया में सक्सेसफुली काम कर चुका है। सिलिकॉन वैली इस नॉलेज स्पिल ओवर और इकोसिस्टम की पावर का सबसे बड़ा रियल वर्ल्ड प्रूफ है। वहाँ अचानक से स्टार्टअप्स नहीं खुलने लगे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सिलिकॉन वैली के डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। यूनिवर्सिटी से निकलने वाली रिसर्च और टैलेंट को इन्वेस्टर से फंडिंग मिली, जिससे नई स्टार्टअप्स बनी और उन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए सप्लायर्स का नेटवर्क बना। एक ऐसी चेन जहां हर कोई एक दूसरे के एक्सपीरियंस और सक्सेस को सपोर्ट कर रहा है। यही एक रियल इकोसिस्टम की पहचान है। अब आते हैं उड़ीसा पर। उड़ीसा इस फ्लाई व्हील मॉडल को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है और वो एग्जैक्टली इसी अप्रोच पर अपना बेस तैयार कर रहा है। उनका फोकस सिर्फ ट्रेडिशनल सिलिकॉन पर नहीं है बल्कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, खास करके सिलिकॉन कार्बाइड पर है, जो ईवीज और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एप्लीकेशंस में लगातार इम्पोर्टेड हो रहा है। इसके साथ ही OS80 और ATMP यूनिट्स, जहां चिप्स की असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग होती है, उन्हें भी इस फ्रेमवर्क में लाया जा रहा है। इसके अलावा PCB मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल गैसेस और स्पेशलिटी केमिकल्स की सप्लाई चेन पर भी फोकस है और इस पूरे स्ट्रक्चर को लंबा चलाने के लिए टेस्टिंग फैसिलिटीज, R&D और स्किल्ड मैन पावर को इकोसिस्टम का कोर हिस्सा बनाया जा रहा है। हवाई बातों से आगे बढ़कर अगर एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी देखें तो कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इस पजल को सॉल्व करने लगे हैं। एक बड़ा नाम 6M का है, होप कि मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जो एक सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर फोकस कर रहा है। अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के प्लान के मुताबिक इसका इन्वेस्टमेंट करीब 2067 करोड़ रुपए है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हेट्रोजीनियस इंटीग्रेशन पैकेजिंग सॉल्यूशंस यानी HIPSPL का है, जो 3D ग्लास सॉल्यूशंस टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस पैकेजिंग पर फोकस करता है। इस प्रोजेक्ट का ग्राउंड ब्रेकिंग भी अप्रैल 2026 में हो चुका है। इसके अलावा बाकी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट भी अलग अलग स्टेजेस पर डेवलप हो रहे हैं, जो इस इकोसिस्टम की अलग अलग लेयर्स को पूरा करेंगे। इन सभी डेवलपमेंट्स को एक फिजिकल शेप देने के लिए क्लस्टर्स का होना जरूरी है। इस ब्रॉडर इकोसिस्टम को
सपोर्ट करने वाले इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स में भुवनेश्वर का इन्फो वैली भी है। यह एक 613 एकड़ का प्लान्ड आईटी और ईएसडीएम पार्क है। अगर इसी ब्रॉडर क्लस्टर में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर डिजाइन और सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपनीज का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो आपस में कोलैबोरेशन, नॉलेज शेयरिंग और एक स्ट्रॉन्ग सप्लायर नेटवर्क बनने के चांसेस भी काफी बढ़ जाएंगे। यहाँ एक लॉजिकल सवाल आता है कि जब ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो गवर्नमेंट और ज्यादा ओएसएटी या एटीएमपी यूनिट्स को क्यों टारगेट कर रही है? इसका सीधा जवाब है नेटवर्क इफेक्ट और रिस्क कम करना। अगर पूरा इकोसिस्टम एक या दो बड़ी कंपनीज पर निर्भर रहेगा तो वो नेटवर्क वीक होगा। जितने ज्यादा प्लेयर्स होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनेगा। गवर्नमेंट का एम है कि जितना पॉसिबल हो क्रिटिकल सप्लाई चेन को लोकलाइज करके इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम की जा सके। ग्लोबल इंडस्ट्री होने की वजह से 100% सेल्फ सफिशिएंसी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मैक्सिमम क्रिटिकल कंपोनेंट्स लोकल नेटवर्क में अवेलेबल हो तो इंडस्ट्री का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है और यहाँ इसी चीज पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो क्या इन सभी स्टेप्स से ओडिशा इंडिया का सेमीकंडक्टर लीडर बन गया है? फैक्चुअली स्पीकिंग अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। गुजरात के पास ढुलेरा जैसा मेगा फैब प्रोजेक्ट है। तमिलनाडु इंडिया के मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स में से एक है, जहां एप्पल के सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। कर्नाटका अपना R&D और डिजाइन इकोसिस्टम ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुका है। ओडिशा इन सब स्टेट्स को हराने के रेस में नहीं है, बल्कि वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, एडवांस पैकेजिंग और ईएसडीएम इकोसिस्टम का अपना एक अलग और डिस्टिंक्ट नीश क्रिएट कर रहा है। लेकिन दोस्तों हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए ओडिशा जो कर रहा है वो कोई आसान काम नहीं है। किसी भी सेक्टर का एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा करना मामूली बात नहीं है, और वो भी एक ऐसे राज्य के लिए जिसके पास कोई बेस ही नहीं था पहले। इकोसिस्टम बनाना सिर्फ बड़ी कंपनीज अनाउंस कर देने से नहीं होता। प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करना, उनके लिए ग्लोबली कॉम्पिटिटिव और रिलायबल पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर देना, यूनिवर्सिटीज के थ्रू स्किल्ड मैन पावर डेवलप करना और टॉप टीयर सपोर्टिंग सप्लायर्स को स्टेट में अट्रैक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इनमें से एक भी कड़ी वीक हुई तो इकोसिस्टम का फ्लाई व्हील स्लो पड़ जाएगा। इसीलिए उड़ीसा के लिए असली टेस्ट अनाउंसमेंट्स नहीं, ग्राउंड एग्जीक्यूशन है। और इस ग्राउंड एग्जीक्यूशन में उड़ीसा अकेला नहीं है। उड़ीसा की स्ट्रेटजी इन नेशनल प्रायोरिटीज के लिए कई इंपोर्टेंट पिलर्स के साथ क्लोजली अलाइन करती है, खास करके सेमीकॉन 2.0 के साथ। 1,27,500 करोड़ रुपए के इस मेगा नेशनल प्लान में 6 मेजर पिलर्स हैं: डिजाइन, इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स, फैब्स, एडवांस पैकेजिंग, R&D और टैलेंट। इन पिलर्स का मतलब ही यही है कि गवर्नमेंट अब सिर्फ फैक्ट्री लगाने को नहीं, बल्कि मटेरियल से लेकर पैकेजिंग और टैलेंट तक पूरी नेशनल इकोसिस्टम स्ट्रेटजी को पुश कर रही है। और उड़ीसा का रोड मैप इस नेशनल विजन का एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। अगर उड़ीसा एग्जीक्यूशन के इस चैलेंज को ओवरकम कर लेता है तो फ्यूचर में हमें वहाँ सिर्फ आइसोलेशन में खड़ी फैक्ट्रीज नहीं दिखेंगी, बल्कि एक इंटरकनेक्टेड इंडस्ट्रियल नेटवर्क दिखेगा। एक तरफ फैब्स और पैकेजिंग प्लांट्स होंगे तो उनको सपोर्ट करने के लिए नियरली स्पेशलिटी केमिकल और इंडस्ट्रियल गैसेस सप्लायर्स होंगे। यूनिवर्सिटीज और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस इंडस्ट्रीज के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग स्किल्ड इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जहां सप्लाई लोकल हो, जो फ्यूचर में आने वाले किसी भी ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन के इम्पैक्ट को कम कर सकता है। ओडिशा अभी सिलिकॉन वैली नहीं बना है और न ही अभी इंडिया का अनडिस्प्यूटेड सेमीकंडक्टर लीडर है, लेकिन जिस विजन के साथ वो आगे बढ़ रहा है, अगर इम्प्लीमेंटेशन सही रहा तो ओडिशा डेफिनेट तौर पर ईस्टर्न इंडिया का एक मेजर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन सकता है। क्योंकि आखिर में गेम यही है, एक फैक्ट्री सिर्फ आपके स्टेट में इन्वेस्टमेंट लाती है, लेकिन एक जिंदा इकोसिस्टम उस इन्वेस्टमेंट को कई गुना मल्टीप्लाई करता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ओडिशा एग्जीक्यूशन के इस सबसे बड़े चैलेंज को पार करके इंडिया की सेमीकंडक्टर मैप पर अपनी जगह परमानेंटली सिक्योर कर पाएगा? आपके हिसाब से सबसे बड़ा रोड ब्लॉक क्या हो सकता है? मुझे कमेंट में अपने थॉट्स जरूर बताइए। तो होप कि आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।